बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फाइल हैंडलिंग सीखेंगे। फाइल के अंदर डेटा कैसे रखवाया जाता है और कैसे फाइल से डेटा उठाया जाता है सी शार्प को यूज करते हुए। लेकिन इन सब बातें करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यार फाइल बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है। हमारे पास तो ऑब्जेक्ट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, एरेज भी होती हैं, हमारे पास लिस्ट्स भी होती हैं, तो हम तो सारा डेटा उसके अंदर रखते हैं। तो फाइल्स बनाने की क्या जरूरत पेश आ गई? तो इसका आंसर ये है कि जितने भी वेरिएबल्स बनते हैं, लिस्ट्स बनती हैं, एरेज़ बनती हैं, वो सारी की सारी प्रोग्राम के चलते हुए रैम के ऊपर बनती हैं। और जैसे ही प्रोजेक्ट या आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, मतलब चलना बंद हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो सारे के सारे वेरिएबल्स डिलीट हो जाते हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं और इवन अगर आपका लैपटॉप भी अगर बंद हो जाए, तो आपके सारे की सारी रैम जो है वो खत्म हो जाती है, उसपे डेटा सारा खत्म हो जाता है क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसकी निस्बत अगर आप लोग फाइल्स को यूज़ कर लें, तो फाइल्स हार्ड डिस्क पे बनती हैं, परमानेंटली डेटा को सेव करती हैं। तो अगर आप अपने डेटा को ऑब्जेक्ट्स के अंदर से, इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर से जो कि रैम में बने हुए हैं निकाल के अपनी फाइल के ऊपर सेव नहीं करते, तो वो सारे का सारा डेटा खत्म हो जाता है। तो ये रीज़न है कि हम फाइल हैंडलिंग क्यों सीखते हैं, हम डेटाबेस कनेक्टिविटी क्यों सीखते हैं। बेसिकली डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। डेटाबेस कलेक्शंस हैं, उसमें बेतहाशा फाइलें होती हैं। फाइलें वही जो हम टेक्स्ट फाइल्स बनाते हैं, लेकिन वो उसकी अपनी फॉर्म के अंदर फाइल्स हैं, वो अपने तरीके से मैनेज करता है बहरहाल। लेकिन डेटा मतलब समझाने का यही तरीका है कि डेटाबेस कह लें, फाइल कह लें, वो सारे का सारा बनता किधर है, वो उस डेटा कहाँ सेव करता है, वो सारे का सारा डेटा आपके हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करता है। तो हम फिर क्वेश्चन ये आता है कि भाईजान हार्ड डिस्क पे अगर सारी चीज़ें सेव हो रही होती हैं, तो फिर हम ये ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाते हैं, वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं? तो ये एक तरीका-कार है जब हम हार्ड डिस्क से डेटा निकाल के लेके आते हैं, तो उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी हो, मतलब मैं कि अगर आपका डेटा मैंने एक हार्ड डिस्क के ऊपर अगर आपका डेटा सेव किया हुआ है, आपके 5 सब्जेक्ट उसके मार्क्स लगे हुए हैं, तो उसको एडिशन करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हम हम डेटाबेस से या फाइल से डेटा निकालेंगे, तो लाके कहाँ रखेंगे? तो हम वो क्या करते हैं, हम रैम के ऊपर वेरिएबल्स कोई जगह बनाते हैं। वेरिएबल्स क्या है? बैकएंड के ऊपर बाइट्स ही होती हैं। तो वो डेटा रैम के ऊपर लेके आया जाता है और फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। तो डेटा को प्रोसेस करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम हार्ड डिस्क से सारा डेटा निकाल के रैम के ऊपर लेके आते हैं, उसपे जमा, तफरीक, माइनस, फंक्शंस चलाते हैं, ठीक है? और फिर उसको प्रोसेसिंग करने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाता है, वो फाइनल जो चीज़ आती है, मिसाल के तौर पे अगर हमने एवरेज निकालनी है आप लोगों के सब्जेक्ट की, तो निकालने के बाद उसको आपके प्रोग्राम को बंद करने से पहले हम दोबारा उसको फाइल में सेव इसलिए करते हैं, ताकि वो परमानेंटली सेव हो जाए। तो ये तरीका-कार है। तो आएँ आज हम फाइल हैंडलिंग करना सीखते हैं कि कैसे हम सी शार्प को यूज़ करते हुए फाइल हैंडलिंग करते हैं। नेम स्पेस आपको पता है हर चीज़ लाइब्रेरीज़ इन आपके पास अवेलेबल हैं। आपने नेम स्पेस इंक्लूड करवानी है यूजिंग system.io। ये नेम स्पेस के अंदर आपके पास बहुत सी क्लासेस हैं। वो कौन-कौन सी क्लासेस अभी देखते हैं। ये आपकी हेल्प करेंगी आपको कोडिंग करने में। तो इसके अंदर और इस नेम स्पेस के अंदर जो क्लासेस हैं उसके अंदर फंक्शंस हैं बेसिकली। हम उनको कॉल करेंगे और हमारी सारी की सारी फाइल हैंडलिंग होती चली जाएगी। हमने सिर्फ़ उनको यूज़ करना सीखना है, कैसे यूज़ करना है। चलें जी, इसका आसान तरीका ये होता है कि आप हर काम एक जगह पे ना करें। हर काम करने से पहले एक क्लास बनाया करें और मैं इस क्लास का नाम रख देता हूँ फाइल हैंडलर। फाइल हैंडलर टाइप की एक क्लास बना लें और मैं इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस नहीं करना चाहता इन मेथड्स को। मैं डायरेक्ट बस फाइल यानी क्लास के नाम से फंक्शंस को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक और ये क्या इसका नाम रख देता हूँ रीड रीड फाइल, ठीक है? और यहाँ पे सॉरी रीड फाइल अब एक कीवर्ड है। हम इस तरह से लिख देते हैं रीड अंडरस्कोर फाइल पब्लिक स्टैटिक सॉरी वॉइड, ठीक है? तो ये मैंने उसकी रिटर्न टाइप नहीं लिखी। तो बहरहाल एक फंक्शन हमने बना लिया जो कि फाइल को रीड करने के लिए यूज़ होगा।
फिर इसी तरह से मैं इसी के अंदर इसी को कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, उसको कह लें राइट, WRITE, राइट फाइल। तो देखें हम इसमें करना क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, चलिए मैं अभी सबसे पहले राइट फाइल को आपको चला के दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले फाइल स्ट्रीम, सॉरी, हमें यहाँ पे नेम, क्योंकि हम चूंकि यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ यहाँ पे नहीं इंक्लूड कराना चाहिए, बल्कि यहाँ पे नेम स्पेस इंक्लूड करानी चाहिए, ताकि इस फाइल के अंदर हम वो चीजें हैं एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम टाइप का आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। फाइल स्ट्रीम क्लास है, ये कहाँ पे बनी हुई है, कहाँ पे है, सिस्टम डॉट आईओ के अंदर। ये क्लास का नाम है, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स सपोज फाइल इक्वल्स न्यू फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम का अगर आप इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे आए, तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 आर्गुमेंट्स मांगता है, ठीक है? इसको 3 चीजें पास करनी है। अब बेसिकली इसको 3 चीजें कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपने फाइल का पाथ यहाँ बताना होता है, जो कि मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि ई के फ़ोल्डर में फाइल का नाम है test.txt, ठीक है? ये मैं फाइल का नाम बता देता हूँ। यानी ई के फ़ोल्डर में जाके test.txt। अब उसके बाद आगे आपने इसको बताना होता है कि भाईजान ये फाइल क्रिएट करनी है, यानी जो आप ये ऑब्जेक्ट बना रहे हो और ये जो फाइल का नाम बताया, ये क्रिएट करना है, फाइल को क्रिएट करना है, ओपन करना है या अपेंड करना है। अभी मैं आपको सबसे पहले हम कहते हैं फाइल का मोड अगर मैं चूज़ करूँ, तो डॉट क्या करता हूँ, क्रिएट, डॉट क्रिएट। अगर ये फाइल अगर ये फाइल ऑलरेडी पड़ी होगी, तो वो ओवरराइड हो जाएगी। वो मतलब खत्म होके एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी खाली, और कहाँ चले जाएगी? उसी जगह पे, इसी पाथ पे, यानी इस पाथ के ऊपर अगर एक ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई, तो अगर मैं फाइल मोड क्रिएट यूज़ कर रहा हूँ ना, तो वो उसने पिछली फाइल को भूल जाना है। एक नई फाइल बनानी है, उसको ओवरराइड कर देगा। और यहाँ पे हम बताएँगे फाइल एक्सेस। फाइल एक्सेस क्या है? मैं रीड करना चाहता हूँ या राइट करना चाहता हूँ, उस लिहाज से। तो मैं अभी राइट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है। फाइल स्ट्रीम का टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फाइल का, उसको 3 बातें, उस ऑब्जेक्ट को 3 बातें, उसके यानी बेसिकली उसके कंस्ट्रक्टर में 3 बातें हम बताएँगे। एक फाइल का नाम, एक फाइल मोड, कि हमने ये मोड क्या है, मेरी फाइल का मोड क्या है? भई मैं क्रिएट मोड में इसको करना है कि मैं अगर पहले से बनी हुई है, तो ओवरराइड हो जाए, नहीं बनी हुई तो एक नई फाइल बन जाए। और उसको हमने एक्सेस करने कैसे करना है? राइट। तो यानी हमने बेसिकली इसको इसके ऊपर लिखना है। लिखने के लिए हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आता हूँ। बहरहाल यहाँ पे अगर आप आते हैं, तो मैं यहाँ पे आके, चलें मैं अभी आपको जस्ट इतना सा एक कोड आपको लिख के दिखाता हूँ। इतना सा कोड अगर हम इसको चला के देखते हैं, मैं यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे आके अब मेरे फाइल हैंडलर, क्लास का नाम है फाइल हैंडलर। मैं अपना जो फाइल हैंडलर है उसका कौन-सा फंक्शन कॉल करता हूँ? राइट फाइल का। मैं राइट फाइल का उसका फंक्शन, देखो ये ऐसा फंक्शन है, ये स्टैटिक फंक्शन था, ठीक है? यही तो रीज़न है कि फाइल क्लास का नाम लिखा है, तो वो कोड उसका फंक्शन चल पड़ा है। अब मैं इसको अगर चलाता हूँ, तो आप देखेंगे ये प्रोग्राम चल गया। आप यहाँ पे आएँगे, कोई एरर नहीं आया। आप डी में जाएँ, ई में जाएँ, और ये देखें, ये अभी यहाँ टाइम नोट कर लें और यहाँ पे देख लें, ये अभी भी एक फाइल बनी है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं, इसमें डेटा क्या है, 0 केबी, क्योंकि अभी हमने इसमें लिखा ही कुछ नहीं है। ये खाली फाइल है अभी, ठीक है। अब अगर मैं देखें, अब मैं आपको बताना इसमें ये चाह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें एक ऑलरेडी फाइल अगर पड़ी हो, तो हम यहाँ पे पाथ बताएँगे, तो फिर उस केस के अंदर मैंने अगर फाइल के अंदर राइट करना है ना, तो फाइल डॉट मैं अपेंड करूँगा। अगर आप अपेंड नहीं ना करते, तो वो डेटा हर दफ़ा फाइल खोलने के बाद ना, लिखने के बाद उससे आगे
आगे नहीं लिखेगा, उसी एक पहली लाइन के ऊपर ही दोबारा लिख देगा। हर दफ़ा वो ओपन करेगा और पहली लाइन पे लिखेगा। तो हमने डेटा अपेंड करना है। अपेंड का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे कोई डेटा लिखा हुआ है तो इसके आगे डेटा लिखना शुरू हो, उससे आगे डेटा लिखना शुरू हो, उससे आगे डेटा लिखना शुरू हो, ना कि पहली लाइन के ऊपर ही बार-बार, बार-बार डेटा लिख दे। तो बहरहाल हम इसको अभी सेव नहीं करते। अभी मैंने अब देखें राइट फाइल, मैं कहता हूँ एक फाइल टाइप का स्ट्रीम फाइल स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, ये पाथ है और इसको किस मोड में खोलना है? अपेंड मोड में। और हमने इसको करना क्या है? फाइल एक्सेस क्या है? मैंने राइट करना है। तो यहाँ पे आए, फाइल, इसका फंक्शन इसका एक फंक्शन है राइट बाइट का। तो आप क्या करें? ये फंक्शन कॉल करें। अब आप राइट बाइट, अब आपने बेटा इसमें परेशान नहीं होना कि ये करेंगे क्या? आप इसके ऊपर लेके आओ, इसके ऊपर माउस लेके आओ, यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इसने रिटर्न कुछ नहीं करना। ये फंक्शन है, इस क्लास फाइल स्ट्रीम के अंदर ये राइट बाइट का फंक्शन है, इसने कुछ रिटर्न नहीं करना, लेकिन इसको एक वैल्यू चाहिए। वो क्या चाहिए? बाइट टाइप की। बाइट हमने पढ़े थे, डेटा टाइप्स पढ़ी थी, एक बाइट होती है, शॉर्ट होती है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, कैरेक्टर होता है। तो बाइट टाइप की इसको एक वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इसको हम एक कैरेक्टर देंगे, क्योंकि मैं चूँकि फ़ाइल के अंदर कैरेक्टर सेव करना चाहता हूँ ए, लेकिन आपको ये पता है कि ए, अब ये ए रिसीव नहीं करेगा। इसलिए रिसीव नहीं कर रहा कि ए की जो टाइप है, ये एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर बैकएंड के ऊपर 2 बाइट्स में सेव होता है। हम बेसिकली इस कैरेक्टर को टाइप कास्ट करेंगे बाइट के अंदर। यानी इस कैरेक्टर को मैं कन्वर्ट करूँगा कि ये बाइट में 1 बाइट का बन जाए। ये असल में बेसिकली ये 2 बाइट्स का है। कैरेक्टर टाइप है ना, कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर के लिए 2 बाइट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इस फंक्शन को सिर्फ़ 1 बाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बेसिकली इस कैरेक्टर को टाइप कास्ट करेंगे बाइट में। तो ये मैंने ऐसे लिखा। तो अब क्या करेगा? बेसिकली इसको, इस कैरेक्टर को बाइट में कन्वर्ट करके बैकएंड के ऊपर सेव करवा देगा। तो अब हम इस इतने हिस्से को अगर हम चला के देखें, लेकिन इससे पहले आपने एक काम लाज़मी करना है, चूँकि ये फ़ाइल, हमने ये फ़ाइल ओपन की है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट ने इस फ़ाइल को एक्सेस किया हुआ है ना, तो इसको रिलीज़ भी कराना है। इसने जितने रिसोर्सेज़ लिए होते हैं, वो रिलीज़ कराने होते हैं, तो फ़ाइल का एक क्लोज़ का मेथड है, वो हम कॉल करेंगे। तो मैं अब आप लोगों को यहाँ पे ये इस फ़ंक्शन को, इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। कंट्रोल F5 किया, यहाँ पे आए, तो देखें यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? बात समझ आई? अगर मैं अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करके, मैं दोबारा से अगर इस फ़ाइल को अगर चला के देखता हूँ, दोबारा से अगर मैं यहाँ से इसको चलाता हूँ, तो फिर से यहाँ वापस गया, तो देखोगे ये डबल ए डला हुआ है। ये डबल ए आने की वजह यही है, इसकी वजह ये थी कि मैंने यहाँ पे इसको किस मोड में राइट, इसकी एक्सेस तो राइट की लिखी हुई है कि मैंने लिखना है, लेकिन मैंने इसको किस मोड में ओपन किया है? किस मोड में मैंने ओपन ये मतलब ये फाइल मोड क्या था? अपेंड मोड, कि एक चीज़ लिखी है तो उससे आगे लिखा जाए। अगर मैं इसको डॉट ओपन मोड में, मैंने ये फाइल का मोड क्या किया? ओपन, और यहाँ पे मैंने राइट, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ आपको। तो अब देखिए, अगर मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, इसको बंद कर दें और ये देखें, तो उसने क्या किया है? उसने जो फ़ाइल में पहले से डेटा लिखा हुआ था ना, उसके स्टार्ट पे लिख दिया। उसके स्टार्ट पे वो बी लिख दिया, ठीक है? अब मैं अगर दोबारा से अगर आपको यहाँ पे सी लिख के दिखाऊँ, तो ओपन ओपन मोड के अंदर अगर आप किसी फ़ाइल को ओपन करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि वो फ़ाइल के स्टार्ट पे लिखेगा। फ़ाइल के हर दफ़ा फ़ाइल के स्टार्ट पे लिख देगा। इसको मैं फिर आकर आपको चला के दिखाऊँ। आप वापस जाएँ, यहाँ पे ओपन करें, तो वो देखें उसके स्टार्ट पे लिख रहा है। तो मुझे जब भी राइट करना है, तो राइट करने से पहले मुझे चाहिए कि मैं फ़ाइल का जो मोड है, वो अगर तो फ़ाइल नहीं बनी हुई, तो आप क्रिएट का करें। लेकिन हर दफ़ा भी क्रिएट नहीं ना करेंगे। हर दफ़ा अगर आप क्रिएट मोड में करोगे ना, तो अगर ये फ़ाइल एक ऑलरेडी बनी हुई है, उसको हर दफ़ा नई फ़ाइल बना दिया करेगा। तो आप ये बात याद रखें कि जब भी आपने करना है, तो आपने राइटिंग करनी है, तो अपेंड मोड में करें। अपेंड मोड में करने का ये फ़ायदा है कि जहाँ तक फ़ाइल में लिखा हुआ है, उससे आगे लिखा जाता है। ठीक हो गया? तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पूरी ए से लेके बी तक
ए से लेके जी तक मैं कैरेक्टर्स लिख के दिखाता हूँ। तो मैं एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ ch कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल var, इसके अंदर मैं कह देता हूँ वैल्यू पड़ी हुई है a, फिर मैं कहता हूँ कैरेक्टर ch अंडरस्कोर var की वैल्यू लेस देन इक्वल होनी चाहिए c से, और फिर मैं कहता हूँ ch var, इसको इसको मैं कहता हूँ ये प्लस प्लस। यानी होगा क्या कि अब मैं ये वाली लाइन बेसिकली मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखने का इसका फायदा ये है, मतलब हो क्या रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ch var। यानी हो क्या रहा है कि सबसे पहले लूप के अंदर पहली आइटरेशन में आएगा तो ch var के अंदर इस कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर सबसे पहले क्या पड़ा होगा a, उसको बाइट में कन्वर्ट करेगा और कहाँ रख फाइल में रखवा देगा। फिर और ये लूप कितनी दफा चलेगा 26 टाइम, 26 दफा, यानी जब तक फिर इसमें इंक्रीमेंट करूंगा। तो आपको तो पता है कि कैरेक्टर के अंदर बैकएंड के ऊपर आस्की वैल्यू पड़ी होती है, तो बेसिकली वो आस्की के अंदर इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। तो ए है तो ए के बाद बी, फिर सी डी ई एफ जी, कब तक चलेगा जब कैरेक्टर की var की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जी है। तो मैं इसको अगर आपको चला के दिखाऊं, फाइल को मैंने अपेंड मोड में खोला है, तो देखें आपको अभी आपको फर्क नजर आ जाएगा। तो देखो ये आप अपेंड मोड में था तो ये सी ए पहले से लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी, कहां तक जी तक। लेकिन अगर मैं इसको ओपन मोड में करता, ओपन मोड में करता तो इसने आपने देखना था ओपन फाइल का मोड मैं ओपन अगर रखता तो इसने शुरू से लिखना शुरू कर देना था, वो पहला डेटा उसने खा जाना था, खत्म कर देना था। तो ये देखो इसने क्या किया, शुरू से डेटा लिखना शुरू किया, पहले से जो डेटा लिखा हुआ था उसको उसको खत्म कर दिया, हर दफा डेटा शुरू से लिखना शुरू कर दिया। तो ये तरीकाकार है, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको मैं एक और इसमें बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपने ये काम करना है, फाइल को जब भी आपने यूज़ करना है, तो भई इसको ट्राई कैच में करना है। रीज़न रीज़न ये है कि अगेन आपका कोड क्रैश नहीं होना चाहिए, कोड आपका अनहैंडल्ड एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए, कोड चलता रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से मैं ये वाली जो फाइलें हैं, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से वैसे ही मैं अभी फ़िलहाल कट पेस्ट करता हूँ। ये चलें ख़त्म ही करता हूँ, डिलीट डिलीट कर दी ये फाइल। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं फाइल को मैंने ये वाला पाथ बताया कि इधर ये पाथ ये वाली पाथ है और इस पे मैं अब क्रिएट की नहीं ओपन कह रहा हूँ, ओपन हो खोले, और किस मोड में खोले, राइट मोड में। तो अब जब इसको खोलने की कोशिश करेगा तो वहां तो ये फाइल होगी ही नहीं, तो क्या आएगी, एक्सेप्शन आएगी। तो एक्सेप्शन नहीं आपके, अगर एक्सेप्शन आएगी तो आ गई है। तो कोड ये देखो सारा क्रैश हो गया, गंद नजर आना शुरू हो गया। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको जब ट्राई कैच सिखाया था तो मैंने आपको कहा था कि इस स्क्रीन के ऊपर ये क्रैश हुआ हुआ कोड ना नजर आए, ये लाइंस ना पूरी प्रॉपर मैसेज नजर आ रहा हो और उसके बाद एक प्रॉपर अगला कोड चले। मतलब ये नहीं है कि फाइल हैंडलिंग के बाद अगर मैंने कोई आगे कोई और भी होना चाहिए तो हमारा मेन्यू चलता रहे, हमारा कोड चलता रहे, खराब ना हो। तो इससे इससे नहीं, असल में ना जब अगर 100 लाइनें लिखी है ना कोड की, तो उसमें अगर दूसरी लाइन पे भी अगर एक्सेप्शन आ गई है ना तो कोड अब बाकी की लाइनें चलाता ही नहीं है, रुक जाता है। तो कोड रुकना नहीं चाहिए। तो इससे बचने के लिए आप जब भी काम करें, आपको चाहिए कि आप क्या करें, ट्राई ट्राई बनाया करें, कैच बनाया करें, और ट्राई कैच के अंदर आज आपको एक नई चीज़ भी बताता हूँ। इसके साथ ना एक और होता है फाइनली। फाइनली का टैग भी होता है। यानी फाइनली का टैग ये होता है, फाइनली यहाँ पे आप एक्सेप्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर लें, एक्स, और ये बेशक ऐसे लिख दें, इसमें हमने कोई चीज़ रिसीव नहीं करनी। तो आप क्या किया करें, बेसिकली हम ट्राई ट्राई के अंदर अगर कोई चीज़ ट्राई करते हैं ना, तो
अगर तो एक्सेप्शन आएगी तो किधर चला जाएगा? कैच में, ठीक है? अदरवाइज़ खाली क्या चलेगा? ट्राई। तो फाइनली एक ऐसी चीज़ होती है, फाइनली ये होता है कि अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी, ट्राई के अंदर जो कोड लिखा हुआ है बिल्कुल सही चल गया, तो तब भी वो फाइनली में जाएगा। लेकिन अगर कैच अगर चलता है ना, कैच चलता है, तो कैच चल अगर ट्राई करते हुए एक्सेप्शन आ जाए तो कैच में आएगा। तो कैच के अंदर को मैसेज-मूसेज प्रिंट करने के बाद, कोई प्रॉपर हैंडलिंग-शैंडलिंग करने के बाद क्या होगा? फाइल हैंडलिंग करने के बाद वो दोबारा मतलब सॉरी मैसेज हैंडलिंग करने के बाद फिर भी क्या चलेगा? फाइनली वाला कोड लाज़मी चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं ये करता हूँ कि मैं बेसिकली ये वाला काम यहाँ ट्राई के अंदर करता हूँ, ट्राई के अंदर किया और जनाब अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आई तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन कोई एक्सेप्शन आती है तो मैं एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट करता हूँ। अपने मैसेज के साथ बेशक अपेंड कर लें। मैं कहता हूँ हल्का-सा हिंट दे देता हूँ कि मे मैं कहता हूँ चेक फाइल पाथ, ठीक है? फाइल पाथ इस तरह से और साथ इसके साथ आगे अपेंड भी कर देता हूँ कि जो कंप्यूटर मैसेज दे रहा है उसको भी साथ अपेंड कर देता हूँ। और ये वाली जो लाइन होती है ना मेरे बेटे ये चलनी है। ये हर हालत में चलनी है। यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो यानी अगर आपके पास फाइल ओपन ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ है ना, तो उस ऑब्जेक्ट को क्लोज़ लाज़मी करना है। ठीक है? फाइल मिले, ना मिले, एक्सेप्शन आए तब भी, ट्राई करने के बाद अगर कोड चल जाए तब भी। तो अब आप मुझे इसमें एक बात आपको ज़रा परेशान करने वाली होगी। आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे तो ये फ़ाइल का ऑब्जेक्ट ही एक्सेस नहीं हो रहा। तो मेरे भाई देखो इस जिधर मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या इस स्कोप के अंदर फ़ाइल का ऑब्जेक्ट है? नहीं। आपने बेसिकली जो फ़ाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ट्राई के अंदर बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये फ़ाइल का ऑब्जेक्ट इस कर्ली ब्रैकेट्स इन 2 कर्ली ब्रैकेट से बाहर यूज़ नहीं हो सकता, इसका स्कोप नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये फ़ाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इस ट्राई से बाहर यहाँ पे बनाना चाहिए। तो मैं बेसिकली यहाँ से इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे बनाता हूँ और अभी इसमें शुरू में क्या रख देता हूँ? नल खाली रखते हैं और यहाँ पे आप इसको आगे इनिशियलाइज़ करवा लें इस वेरिएबल को। तो अब देखो, अब क्या होगा? अब ये मैंने ये इस इसको अगर मैं क्लोज़ करूँ, तो ये फ़ाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ये स्टैटिक राइट फ़ाइल के फंक्शन में आया है। यानी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये वेरिएबल बना हुआ है। ये और ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यानी इसका ताल्लुक इस स्टार्ट के साथ है, ये स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट के साथ और इस एंडिंग कर्ली ब्रैकेट के साथ है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर यहाँ पे जितनी भी अंदर जितने मर्ज़ी कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो, वो हर जगह पे वो एक्सेस हो सकता है। तो ये रीज़न है कि मैंने यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी फ़ाइल को यूज़ कर लिया और यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी फ़ाइल को यूज़ कर लिया। तो ये तरीक़ाकार आपने करना है लाज़मी ताकि कोई एरर आए तो ये लाज़मी हो जाए, आपका एरर ख़त्म हो जाए। तो मैं देखो अभी ओपन करता हूँ, तो देखो अ, आप यहाँ पे आएँ, वो मैसेज बहरहाल काफ़ी लंबा है, आप छोटा-सा बेशक सिर्फ़ अपना मैसेज ही अगर आप प्रिंट करना चाहें, तो तब भी आ रहा है। नल रेफरेंस ऑब्जेक्ट नॉट सेट 1 सेकंड ठहरें। एक्सेप्शन आ रही है, 1 मिनट ज़रा। डॉट क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने अभी फ़ाइल वो क्रिएट ही नहीं हुई हुई। 1 सेकंड। ठीक है, चल पड़ा और अब अगर मैं यहाँ पे अगर आते हैं, फाइल डॉट अपेंड, ठीक है? तो इस मोड में अगर आप इसको चलाते हैं, तो ये देखिए यहाँ से
अब 2 दफ़ा, 1 दफ़ा ये फ़ाइल बन गई। अब देखें 1 दफ़ा पहले वो लूप चला था, फिर वो आगे एक और दफ़ा लूप चला तो वो फ़ाइल के अंदर डेटा सेव हो रहा है। तो इस तरह से अब बेसिकली आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये वो ऐसा कोड है, ये वो कोड है जो कि फाइनली वाला कोड वो कोड होता है जिसने हर हालत के अंदर चलना ही चलना होता है। तो फाइनली वाला कोड ने लाज़मी चलना है। तो मज़ीद ज़रा आगे चलते हैं कोई इसको मज़ीद हम आगे लेके चलते हैं। तो हमने रीड का कोड लिखना था। तो रीड का कोड भी अगेन आपने वैसे ही उसी तरह ही आप लिखें जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया है। ट्राई कैच को हम यूज़ करेंगे लेकिन अभी के लिए मैं आपकी आसानी के लिए ताकि लेक्चर को हम वाइंड अप करें, हम एक फाइल स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कोई बना लें। मैं कहता हूँ फाइल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लें इज़ इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, ठीक है? और इस केस के अंदर हमने वो पाथ वही पाथ बताना है, इसी फाइल को रीड करना है। तो हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे फाइल का पाथ बताते हैं। फिर हम यहाँ पे इसका मोड बताते हैं। फाइल फाइल मोड बताया। फिर फाइल मोड के आगे डॉट लगाएँगे तो हम क्या करना चाहते हैं ओपन 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 करेंगे और बेसिकली ओपन हम यूज़ ही रीडिंग के लिए करते हैं और फाइल एक्सेस जो है डॉट लगा के हम क्या करना चाहते हैं रीड। इस केस में हम रीड मोड के ऊपर खोल फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएँगे। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, अब आप देखें यहाँ पे थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब देखो फाइल डॉट अब फाइल के बाद डॉट लगा के रीड बाइट, ये रीड बाइट का हमारे पास फंक्शन है। तो रीड बाइट का फंक्शन अगर आप देखते हो ना, तो इसके आगे अगर आप लोग देखो यहाँ पे इसके ऊपर लेके आओ माउस, तो देखो ये एक ना वैल्यू रिटर्न करता है, ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो बेसिकली इंटीजर वैल्यू क्या है? वो पहली बाइट उठाएगा, यानी ये बाइट उठाएगा, ये पहली बाइट पे क्या वैल्यू पड़ी, ये क्या पहली वैल्यू यानी एक मतलब बेसिकली पहला कैरेक्टर उठा रहा है, एक बाइट इसके अंदर एक बाइट के अंदर सेव हो रहा है। वो ए का जो आस्की वैल्यू है जो कि 65 है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके कहाँ रिटर्न करेगा? इंटीजर के तौर पे रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इंटीजर वैल्यू क्या है। आप यहाँ पे लिख लें इंटीजर नम, यानी इस फंक्शन ने एक वैल्यू रिटर्न करनी है। वो क्या होगी? एक इंटीजर और वो क्या है? वो बेसिकली a का आस्की है। पहला कैरेक्टर उठाएगा और वो क्या है? a, उसका आस्की है 65। तो ये यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ कंसोल डॉट राइट लाइन मैं अगर आपको नम दिखाऊँ तो और हाँ, एक काम लाज़मी किया करें फाइल डॉट क्लोज़ वो क्लोज़ करना ज़रूरी है। अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेज़ हैं ये आप इसको क्लोज़ करें और यहाँ से मैं अब राइट का नहीं, अपने फाइल हैंडलर का रीड फाइल का फंक्शन मैं कॉल करता हूँ। तो कंट्रोल F5 इसको चेक किया तो देखिए उसने दिखाया 65 आस्की वैल्यू शो कर रहा है। यानी ये फंक्शन जो है बेसिकली बाइट रीड करके तो उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करके आपको देता है। तो ये बेसिकली इंटीजर है। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि वो पूरा प्रॉपर आपको उसी तरह से मिले, तो आप क्या करो, आप इस यानी जो कर है वही नज़र आए तो आप इसको टाइपकास्ट कर लो कैरेक्टर में। तो ये टाइपकास्ट करने का तरीका यानी ये जो नम था इस नम को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कैरेक्टर में। यानी बेसिकली ये नम इसको टाइप यानी ये टाइपकास्ट हो गया कैरेक्टर के अंदर। तो जो यहाँ पे नम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी, जो वैल्यू भी पड़ी हुई थी, अगर वो 65 थी तो वो 65 आस्की है A का। वो कैरेक्टर में बने एज़ अ कैरेक्टर वो क्या होता है 65 A। तो वो A नज़र आना शुरू हो जाएगा आप स्क्रीन के ऊपर। इसको अगर मैं दोबारा आपको चला के दिखाता हूँ तो देखें वो स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है A। अगर आप सारी फाइल रीड करना चाहते हो तो इसको आप लोग व्हाइल फॉर लूप लगा लें। फॉर लूप लगा के व्हाइल लूप भी लग सकता है। यानी व्हाइल लूप भी आप लगा सकते हैं। लेकिन चलें बहरहाल हम अभी इंट
i इज इक्वल टू जितने आप बाइट्स रीड करना चाहते हो आप वो यूज रीड कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखें i इज इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन, मैं कहता हूँ अभी 25 तक मैं चला के देखता हूँ, तो i प्लस प्लस और इसको सारे के सारे को आप यहाँ से कट करें, इसको यहाँ पे रखें और इसको भी आप बेसिकली यहाँ पे रखें और अब देखें ये स्क्रीन के ऊपर उसने सारे 25 बाइट्स उठाई हैं, उनको उसने इंटीजर वैल्यूज यानी करेक्ट उसकी आस्की वैल्यूज आपको मिलती हैं इंटीजर में, इंटीजर को हमने किस में कन्वर्ट किया, कैरेक्टर में, यानी जो इंटीजर था उसको कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट किया कैरेक्टर टाइप में और वो कैरेक्टर हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा। तो ये तो हमारे पास कुछ तरीकाकार हैं, तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक-एक बाइट करके तो नहीं हम वैल्यूज़ रखवाना चाहते। हम लोग तो हमें चाहिए कि हम कोई स्ट्रीम्स रखवा सकें। स्ट्रीम्स यानी कोई स्ट्रिंग्स, ठीक है? कैरेक्टर स्ट्रीम मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी हम रखवाना चाहते हैं। वो पूरी लाइन रखवानी हो, तो वो कैसे रखवाएँगे? पूरी-पूरी लाइन रखवानी हो तो कैसे रखवाएँगे? तो उसके लिए हमारे पास ये तरीकाकार है। उसके लिए हमारे पास ये तरीकाकार है कि हम एक और यहाँ पे मैं जस्ट इसी को कॉपी करके मैं अगर पूरी लाइन रीड करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं इधर रीड फाइल अंडरस्कोर इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ लाइन, कि मैं पूरी लाइन रीड करना चाहता हूँ। तो पूरी की पूरी लाइन अगर आपने रीड करनी है, लाइन बाय लाइन राइट करना है और लाइन बाय लाइन रीड करना है, तो आप क्या करेंगे? फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएँगे, उसका पाथ लिखा, ओपन किया, उसका मोड रीड मोड में ओपन किया, ठीक है? और एक आपको फिर ज़रूरत है स्ट्रीम स्ट्रीम रीडर, ठीक है? स्ट्रीम रीडर का आपके पास ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है और इस स्ट्रीम रीडर को आपने अपनी फाइल का पाथ दे देना। यानी ये भी क्लास system.io के अंदर है। इसके अंदर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएँ, स्ट्रीम रीडर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएँ। उसको क्या चीज़ देनी है? वो फाइल जिसको आपने ओपन किया है रीड मोड में, वो फाइल आपने जिसका पाथ आपने बताया था, वो फाइल इसको दे दें, स्ट्रीम रीडर को। अब स्ट्रीम रीडर का आपके पास फंक्शन है आपके पास एसआर स्ट्रीम रीडर डॉट इसका फंक्शन है रीड लाइन। अगर आप इसको इसको अगर आप देख सकें तो रीड लाइन का फंक्शन अगर आप इसको लेके आओ तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है। ये मेरे बेटे क्या रिटर्न कर रहा है? ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो इस स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो इसको हम बेसिकली अ, यहाँ इसके बदले हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी, यानी sr.readline का फंक्शन चलेगा तो इसके बदले स्ट्रिंग मिलेगी। और जब भी हमें कोई चीज़ फंक्शन देता है तो उसको असाइन करवानी होती है, रखवाना होता है। अगर स्ट्रिंग दे रही है तो हम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, str उसमें रखवा लेते हैं। यानी इसके बदले एक स्ट्रिंग मिलेगी, पहली लाइन, एक लाइन मिलेगी और वो कहाँ रखवा देंगे? str में। मैं इसको अगर आपको डिस्प्ले करके दिखाऊँ, तो हम ये अब कंसोल डॉट राइट लाइन इसको हम लिख लेते हैं। इसको मैं str स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ आपने फाइल क्लोज़ करने से पहले आपने sr डॉट क्लोज़ यानी जो स्ट्रीम रीडर बनाया था ना उसको भी क्लोज़ करना है। उसको भी क्लोज़ करना है और फाइल के ऑब्जेक्ट को भी क्लोज़ करना है। तो लें जी, अगर हम यहाँ से जाते हैं ये स्टैटिक मेथड अंडरस्कोर री अंडरस्कोर लाइन का अगर हम चला के देखते हैं, कंट्रोल F5 किया तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जितनी भी पहली जितनी भी लाइन थी उसने सारी की सारी पूरी की पूरी लाइन उठाई है। यानी एक फाइल के अंदर जितनी भी लाइन है वो सारी उठाई है उसने प्रिंट कर ली। मैं अगली लाइन में लिखता हूँ दानिश, अगली लाइन में लिखता हूँ लेट्स सपोज ज़यान, ठीक है? ये मैंने 3 लाइनें फाइल में इसमें सेव कर दी। और अब मैं अगर यहाँ पे वापस आता हूँ और ये काम करने के बाद मैं ये काम ऐसे करता हूँ। यानी एक लाइन उठाई, फिर अगली लाइन उठाई। अब ये स्ट्रीम रीडर जो है ना अगर इसको मैंने कह दिया ना इसको मैंने कह दिया रीड लाइन,
तो इसने रीड लाइन, अगर जो लाइन एक दफ़ा उठा ली होती है ना, अगर मैं इसको दोबारा कहूँगा ना रीड लाइन, यानी जैसे कि मैंने एक दफ़ा लाइन उठाई, उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद दोबारा अगली लाइन उठाई और उसको मैं अगर उठाना चाह रहा हूँ ना, उठाया है, तो वो अगली लाइन उठाएगा। ये नहीं करेगा कि वो हर दफ़ा पहली लाइन उठाएगा। अगर एक लाइन उठ गई है तो फिर उससे अगली, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट। ये ऑटोमैटिकली ये स्ट्रीम रीडर का क्लास खुद ब खुद गेस करती है कि भाई एक दफ़ा अगर मैंने एक लाइन इसको इस फंक्शन ने रिटर्न कर दी है ना, तो फिर उसके बाद अगली लाइन उससे अगली उठाता है। तो बहरहाल ये मैं इस तरीके से अगर आपको चला के दिखाऊँ तो उसने 3 लाइनें मेरी फ़ाइल में जो लिखी हुई थी, वो मुझे प्रिंट करके दिखा दी। तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। मैं इसी की बदले में आप लोगों को फ़ाइल के अंदर फिर राइट लिखना सिखाता हूँ, ठीक है? एक लाइन लिखना सिखाता हूँ। तो ये लें, मैं एक ऐसा कोड लिख के दिखाता हूँ कि हम जिसके अंदर यूज़र से इनपुट लेंगे, यूज़र से इनपुट लेके स्ट्रिंग वो मैं फ़ाइल के अंदर रखवाता चला जाऊँगा। तो लें जी, हम अभी रखवाते हैं। ये देखिए, मैं कहता हूँ यहाँ पे यही नाम इसका रहने देते हैं। सिर्फ़ यहाँ पे लिख देता हूँ राइट फाइल लाइन, ये मैंने फ़ंक्शन बना लिया। तो इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ से इसको ख़त्म करूँ, तो देखिए मैंने एक फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया। फाइल वही है, लेकिन इस केस में हमने राइट करना है। राइट करना है तो मैं अपेंड मोड में करूँगा सो दैट हमारा पिछला डेटा ना खत्म हो जाए। और यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफिकेशन जो है, मैं एक्सेस जो क्या करूँगा वो मैं कहूँगा राइट। फिर इस केस में अगर राइट करना है ना, तो स्ट्रीम राइटर टाइप का मेरे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पहले कौन सा बनाया था? पहले मैंने स्ट्रीम रीडर टाइप का बनाया था। स्ट्रीम रीडर टाइप का बनाया था, लेकिन इस केस में स्ट्रीम राइटर टाइप का आपने बनाना है। तो स्ट्रीम राइटर टाइप का आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम SW कर देते हैं, स्ट्रीम राइटर इज़ इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर। इसको आप फाइल जो भी आपने बनाई है उसका ऑब्जेक्ट देंगे। अब ये इसके अंदर आपके पास फंक्शन है स्ट्रीम राइटर डॉट, इसका एक फंक्शन है राइट लाइन। ये देखो, तो अगर आप ये देखें राइट लाइन क्या करती है, राइट लाइन ये करेगा कि अगर आप इसके ऊपर देखो तो ये वॉइड है, इसने रिटर्न नहीं कुछ करना, लेकिन आपको यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लाज़मी पास करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैं कहता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है? तो कंसोल डॉट रीड लाइन का ये वाला फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा कोई स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग किसका आर्गुमेंट बनेगी? ये वाले राइट लाइन का फंक्शन, और ये राइट लाइन कहाँ रखवा देगा? फाइल के अंदर। तो अगर मैं ये काम लूप में कर लूँ, तो सही रहेगा। मतलब मैं लूप में करना चाहता हूँ, तो ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल के तौर पे 5 इनपुट्स लेना चाहता हूँ, तो int I is equal to 0, I should be less than 5 और I प्लस I की वैल्यू 0 रखवा के, और ये वाली लाइन यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दें। और फिर इसके साथ आपने करना ये है कि यहाँ पे आप लोग SW डॉट क्लोज का फंक्शन और इसी तरह से फाइल का फाइल डॉट क्लोज, इसको आप क्लोज करें। तो लें जी, हम इसको अभी करके देखते हैं, यूजर से इनपुट लेके फाइल में चला के देखते हैं। सॉरी, मैंने अभी फंक्शन कॉल नहीं किया, यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर से जाके फाइल हैंडलर का अब मैं जो फंक्शन है वो राइट फाइल लाइन वाला ये वाला फंक्शन कॉल करता हूँ। यहाँ पे आया, ये इस फाइल को मैं भी क्लोज कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे आया, इसमें मैं सबसे पहले कहता हूँ माय नेम इज दानिश, फिर मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग EAD
पाकिस्तान ज़िंदाबाद, ठीक है? तो एक आखिरी लाइन इसको और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इसमें ये भी कह सकता हूँ कि मैं कोई एक वैल्यू दूँ, ठीक है? मैं अगर मिसाल के तौर मैं कहता हूँ अगर मैं इसको 1 दूँ, तो ये ब्रेक हो जाए, ठीक है? उससे आगे ना ले। तो इस तरह का भी हम लूप बना सकते हैं। तो मैं इसमें एंड पे कहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से एंटर किया ये वैल्यू और ये 5 दफ़ा लूप चल गया, तो यहाँ पे जाके ज़रा देखें, टेस्ट के अंदर जाके देखें, तो ये देखें, ये ज़यान था, यहाँ तक आया था, इसके बाद आगे अपेंड यहाँ से आगे अपेंड होना शुरू हो गया। माय नेम इज़ दानिश फिर असल में ये यहाँ पे करने के बाद मैंने नेक्स्ट राइट लाइन कहा है ना, तो इसलिए ये लाइन इसके बाद अगली लाइन पे आया। फिर इसके बाद अगली लाइन पे आया। बेसिकली ज़यान के बाद यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं थी। ये क्योंकि मैंने लिखा था तो इसमें ना बैकस्लैश एन नहीं डाली थी। ये रीज़न है कि इसने जो प्रिंट करना है यहाँ से शुरू किया। फिर ईएडी, फिर पाकिस्तान ज़िंदाबाद और अल्लाह हाफ़िज़। तो ये कुछ मेरे पास सिनेरियोज़ हैं, ये कुछ तरीक़ेकार हैं, तो जिसके ज़रिए हम फ़ाइल को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर। उम्मीद है को हल्की-फुल्की समझ आई होगी। मज़ीद असल में हम अभी बेसिक्स हमने प्रोग्रामिंग की हम तो नहीं सीख रहे इस कोर्स में, हाई लेवल चीज़ें सीखनी है, लेकिन हल्का-फुल्का सा फाइल हैंडलिंग का टच आप लोगों को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एंड करते हैं। मज़ीद आप सर्च करो इसके बारे में और कोड करो, यूट्यूब देखो, आप लोग गूगल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद और अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।